तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं द शीप डिटेक्टिव नाम की इस बेहतरीन मूवी के बारे में, जो कि एक थ्रिलर कॉमेडी मूवी है जो कि अपकमिंग हमें देखने को मिलने वाली है। इसका टीजर ट्रेलर आउट हो चुका है, तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा यदि आपको इस टाइप की मूवी देखना पसंद है। बाकी इस वीडियो में हम इस मूवी की सारे कुछ इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। द शीप डिटेक्टिव्स 2026 में बनी एक रहस्यमयी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन काइल बाल्डा ने किया है और इसकी पटकथा क्रेग मैजीन ने लिखी है। ये लियोनी स्वान के 2005 के उपन्यास थ्री बैग्स फुल पर आधारित है। फिल्म में ह्यूग जैकमैन, निकोलस ब्रॉन, निकोलस गैलिट्जिन, मॉली गॉर्डन, हांग चाउ और एमा थॉम्पसन सहित कई कलाकार हैं। साथ ही जूलिया लुइस ड्रेफस, ब्रायन क्रैंस्टन, क्रिस ओडाउड, रेजिना हॉल, पैट्रिक स्टीवर्ट, बेला रैमसे और ब्रेट गोल्डस्टीन ने अपनी आवाजें दी। फिल्म की विशेष अग्रिम पूर्वावलोकन स्क्रीनिंग 2 मई 2026 को हुई थी और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेज़न MGM स्टूडियो द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग इंटरनेशनल द्वारा 8 मई 2026 को रिलीज किया गया था। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। कथानक इंग्लैंड के डेनब्रुक कस्बे के बाहर चरवाहा जॉर्ज हार्डी एक घास के मैदान में रहता है और समाज से अलग थलग रहकर अपनी भेड़ों के झुंड को रहस्य उपन्यास पढ़कर सुनाता है। भेड़ें इस बात से अनजान रहती हैं कि मरने पर वे बादल बन जाएंगी। जब भी कोई अप्रिय स्थिति आती है तो वे सब उसे भूल जाती हैं, सिवाय मोपल के। वे एक शीतकालीन मेमने के साथ भेदभाव करती हैं जो वसंत ऋतु के बजाय सर्दियों में पैदा हुआ था। एक सुबह जॉर्ज अपने ट्रेलर के बाहर मृत पाया जाता है। हालांकि कस्बे के इकलौते पुलिसकर्मी टिम डेरी को शुरू में लगता है कि मौत का कारण दिल का दौरा है, लेकिन स्थानीय उत्सव पर रिपोर्टिंग करने आए पत्रकार इलियट मैथ्यूज को लगता है कि ये हत्या है और वो वहीं रुक जाता है क्योंकि ये कहानी उसके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। टिम का निष्कर्ष है कि जॉर्ज को कस्बे के ही किसी व्यक्ति ने जहर दिया था। जॉर्ज की मौत से दुखी होकर अपराध की शौकीन लिली के नेतृत्व में भेड़ें खुद ही इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करती हैं। स्थानीय सराय में वसीयत पढ़ते समय ये पता चलता है कि जॉर्ज के जुड़वां बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जिनकी मां की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। गरीब और युवा जॉर्ज ने चर्च के माध्यम से उन्हें गोद देने का फैसला किया। बेटी रेबेका हेम्स्टेड, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती है, जॉर्ज से फिर से संपर्क में आई और पत्रों का आदान प्रदान किया। वो पहली बार उससे मिलने के लिए देश आई थी। बेटा पीटर वैन वुरेन, जो दक्षिण अफ्रीका में रहता है, फोन पर वसीयत पढ़ते समय मौजूद था। टिम लीडिया हारबॉटल, जॉर्ज के वकील रेवरेंड हिलकोट, कसाई हैम गिलियार्ड, सराय की मालकिन बेथ पेनॉक और प्रतिद्वंद्वी चरवाहा कालेब भी उपस्थित थे। इलियट रुकने की कोशिश करता है, लेकिन लीडिया उसे जाने के लिए मजबूर कर देती है। वसीयत पढ़ते समय ये पता चलता है कि जॉर्ज ने अपने द्वारा आविष्कृत भेड़ की दवा का पेटेंट बेचकर गुप्त रूप से काफी संपत्ति अर्जित की थी। वसीयत में कहा गया है कि रेबेका को धनराशि देनी है और इसमें नामित लोगों में एक मूर्ख, एक पीड़ित और 2 हत्यारे भी शामिल हैं, जिससे टिम को प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और जॉर्ज के साथ उनकी शिकायतों का पता लगाना है। भेड़ें भी हत्या का रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रही थी और वे टिम को उस घास के मैदान तक ले गईं जहां रेबेका की चूड़ी मिली, जिससे रेबेका का ये दावा गलत साबित हो गया कि वो उस इलाके में कभी नहीं गई थी। टिम को ये भी पता चला कि जॉर्ज को जहर देने के लिए इस्तेमाल किया गया बेर उसके जूतों के तलवों में कुचला हुआ था और उसका कानूनी नाम भी अलग था। उसे विरासत के पैसे हड़पने के इरादे से गिरफ्तार कर लिया गया। लिली और मोपल जांच के नतीजे से संतुष्ट होकर अपने नए भेड़ मित्रों से मिलने के लिए कैलेब के घास के मैदान में गए, क्योंकि अब कैलेब उन्हें अपने साथ रखने वाला था। उन्हें पता चला कि कैलेब हैम के साथ मिलकर भेड़ों को मारकर मेमने का मांस बेचने का धंधा कर रहा था, जिससे ये बात समझ में आई कि जॉर्ज अक्सर उससे क्यों झगड़ता था। कैलेब के जर्मन शेफर्ड कुत्ते उनका पीछा करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन अपनी जान की कुर्बानी देकर उन्हें बचा लेता है। लिली को एहसास हुआ कि मरने पर भेड़ें बादल नहीं बन जाती और उसने बस खुद को ये इच्छा शक्ति दी थी कि जब भी उसके करीब की कोई भेड़ मरती है तो वो उसे भूल जाए। मोपल, एकमात्र भेड़ जिसे सब कुछ याद था,
उसे बताती है कि अब उसे अपने दिवंगत प्रियजनों की यादों को भूलने की इच्छा रखने के बजाय उन्हें गले लगाना चाहिए। भेड़ें, जो जॉर्ज द्वारा पढ़ी किताबों से सीखी हुई पारंपरिक हत्या रहस्य की कहानी के सूत्र का पालन कर रही थीं, ये समझ जाती हैं कि रेबेका वास्तव में हत्यारा नहीं है, बल्कि असली हत्यारे ने उसे फंसाया है। लिली और मोपल, जॉर्ज के सबसे प्यारे मेमने विंटर को जेल के अंदर चुपके से घुसने और अपने खुरों से एक संदेश लिखने के लिए कहते हैं। अगली सुबह टिम को फर्श पर नीले रंग की एक रेखा, फिर पीले रंग की और फिर दोनों रंगों के मिश्रण से बने हरे रंग की एक रेखा दिखाई देती है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता। वो रेबेका को एक बड़े पुलिस विभाग में सौंपने के लिए कागजात पर हस्ताक्षर करता है। वो उन भेड़ों को देखता है जो लगातार उसका पीछा कर रही थीं, और उसे एहसास होता है कि रेबेका असली हत्यारा नहीं है। वो ये निष्कर्ष निकालता है कि रेबेका को हत्यारा मानना उसकी अपनी मूर्खता थी, जबकि रेबेका वास्तव में पीड़ित थी। उसे ये भी एहसास होता है कि जिन लोगों का नाम लिया गया था, उनमें से कोई भी वास्तव में जॉर्ज का हत्यारा नहीं था। भेड़ों की मदद से उसे पता चलता है कि जॉर्ज का एक हाथ नीला, उस दवा का रंग जो उसने भेड़ों को खिलाई थी, और पीले पीले रंग का रंग जो हत्यारे के बालों में शारीरिक संघर्ष के दौरान लगा था, के मिश्रण के कारण हरा हो गया था। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एलियट मैथ्यूज वास्तव में एक पत्रकार नहीं, बल्कि खुद पीटर है, जिसने अपनी बहन को फंसाने के लिए एक फर्जी वसीयत बनाई थी, जिसमें सारा पैसा उसकी बहन के नाम कर दिया गया था, ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके और उसके वारिस यानी वो खुद पैसे का वारिस बन जाए। भेद खुल जाने पर पीटर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जुड़वां भेड़ों रेगी और रॉनी द्वारा उसे तुरंत रोक दिया जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, जबकि रेबेका को रिहा कर दिया जाता है। उसे पता चलता है कि दोनों हत्यारे वास्तव में कसाई और कालेब थे। रेबेका खलिहान, ट्रेलर और भेड़ों सहित घास के मैदान का स्वामित्व ले लेती है और कालेब की भेड़ों को खरीदकर उन्हें बचा लेती है। वो अपने नए झुंड के लिए जॉर्ज की भेड़ पालन मार्गदर्शिका पढ़ने बैठ जाती है। सेबेस्टियन की पहाड़ी से दोनों को देखते हुए लिली विंटर मेमने का नाम जॉर्ज रखती है और सेबेस्टियन के झुंड के सामने उसका अपने झुंड में स्वागत करती है। ढालना ह्यूग जैकमैन ने जॉर्ज हार्डी का किरदार निभाया है, जो एक चरवाहा है और रहस्यमय तरीके से मृत पाया जाता है। निकोलस ब्रॉन ने टिम डेरी का किरदार निभाया है, जो एक अनाड़ी स्थानीय पुलिसकर्मी है। निकोलस गैलिट्जिन ने इलियट मैथ्यूज की भूमिका निभाई है, जो एक रिपोर्टर है। जॉर्ज की बेटी रेबेका हैम्स्टेड के किरदार में मॉली गॉर्डन। हांगचाओ ने बेथ पेनॉक का किरदार निभाया है, जो एक सराय की मालकिन है। एमा थॉम्पसन ने जॉर्ज की वकील लीडिया हारबॉटल का किरदार निभाया है। टोसिन कोल ने कैलेब की भूमिका निभाई है, जो एक साथी चरवाहा है। कोबना होलब्रुक स्मिथ रेवरेंड हिलकोट की भूमिका में एक पादरी। कॉनलेथ हिल ने हैम गिलियार्ड की भूमिका निभाई है, जो एक कसाई है। मनदीप ढिल्लो ने पोस्ट वुमन जो का किरदार निभाया है। आवाजें: जूलिया लुइस ट्रेफस ने लिली का किरदार निभाया है, जो एक शेटलैंड भेड़ है और जॉर्ज की मौत के रहस्य को सुलझाने में असल में नेतृत्व करती है। ब्रायन क्रैंस्टन सेबेस्टियन के रूप में एक अश्वेत आइसलैंडिक लीडरशिप क्रिस ओडाउड ने मोपल नामक मेरिनो भेड़ का किरदार निभाया है। रेजिना हॉल ने क्लाउड का किरदार निभाया है, जो एक नॉर्थ कंट्री चेवियॉट भेड़ है। पैट्रिक स्टीवर्ट ने बोरेरे भेड़ सर रिचफील्ड की भूमिका निभाई है। बेला रैमसे ने जोरा का किरदार निभाया है, जो भूरे ऊन वाली एक डेनिश लैंडरेस भेड़ है। रीस डार्बी ने वूल आइस का किरदार निभाया है, जो लिंकन लॉन्ग वूल नस्ल की भेड़ है। ब्रेट गोल्डस्टीन ने रेगी और रॉनी की भूमिका निभाई है, जो नॉरफॉक हॉर्न नस्ल की जुड़वा भेड़ें हैं। उत्पादन विकास माजिन को लिंडसे डोरान से 3 बैग्स फुल उपन्यास के बारे में पता चला। उन्होंने खुद को इस उपन्यास की बुद्धिमत्ता, मार्मिकता और दार्शनिकता से मंत्रमुग्ध पाया। पटकथा का पहला मसौदा लिखने के बाद अधिकार हासिल करने में लगभग 1 दशक लग गया। धलाई: मार्च 2024 में ये खुलासा हुआ कि लियोनी स्वान के 2005 के जासूसी उपन्यास 3 बैग्स फुल पर आधारित फिल्म 3 बैग्स फुल अ शीप डिटेक्टिव मूवी का निर्माण चल रहा है, जिसमें ह्यूग जैकमैन और एमा थॉम्पसन मुख्य भूमिकाओं में हैं। जून में निकोलस ब्रॉन, निकोलस गैलिट्जिन, मॉली गॉर्डन, हांग चाओ, टोसिन कोल, कोबना होल्डब्रुक स्मिथ, कॉनलेथ हिल
और मनदीप ढिल्लों ने कलाकारों की सूची पूरी की। काइल बाल्डा फिल्म का निर्देशन करेंगे और क्रेग मैजीन पटकथा लिखेंगे। अप्रैल 2025 में ब्रायन क्रैंस्टन, जूलिया लुइस ड्रेफस, क्रिस ओडाउड, रेजिना हॉल और पैट्रिक स्टीवर्ट के कलाकारों में शामिल होने की घोषणा की गई। फिल्म की मुख्य शूटिंग जून से जुलाई 2024 तक बकिंगमशायर, हर्टफोर्डशायर, ऑक्सफोर्डशायर और सरे के कई स्थानों पर हुई, जिनमें सबसे प्रमुख स्थान ईविंगहो, व्हाइट पॉन्ड फार्म और शेपर्टन स्टूडियो थे। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स का काम फ्रेम स्टोर और क्लियर एंगल स्टूडियोज ने पूरा किया। क्रिस्टोफ बेक फिल्म का संगीत देंगे। मुक्त करना द शीप डिटेक्टिव्स की विशेष अग्रिम पूर्वावलोकन स्क्रीनिंग 2 मई 2026 को हुई और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 मई 2026 को रिलीज हुई। मूल रूप से इसे 20 फरवरी 2026 को थ्री बैग्स फुल अ शीप डिटेक्टिव मूवी नाम से रिलीज किया जाना था, लेकिन मई 2025 में अधिक परिवारों को आकर्षित करने के लिए इसे 13 नवंबर 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया। अक्टूबर 2025 में ये बताया गया कि फिल्म का नाम बदलकर द शीप डिटेक्टिव्स कर दिया गया था और द कैट इन द हैट के आगामी एनिमेटेड फिल्म रूपांतरण के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए इसे वर्तमान तिथि पर आगे बढ़ा दिया गया था। स्वागत। बॉक्स ऑफिस थ्योरी का अनुमान है कि द शीप डिटेक्टिव्स अपने घरेलू ओपनिंग में अधिकतम $16 मिलियन और अपने पूरे घरेलू थिएटर रन में $75 मिलियन ही कमाएगी। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया। समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटेन टोमेटोज पर 97 समीक्षकों की समीक्षाओं में से 95% सकारात्मक हैं और औसत रेटिंग 7.3/10 है। वेबसाइट का मत है, मज़ेदार हास्य और मासूमियत से भरपूर द शीप डिटेक्टिव्स एक मनोरंजक पारिवारिक मनोरंजन है जो दिल को छू लेने वाले गहरे विषयों को एक आरामदायक पैकेज में समेटे हुए है। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 23 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 69 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। नर्डट्रोपोलिस के ड्रू मुनहौसन ने कहा कि फिल्म बुद्धि, रंगीन दृश्यों और यादगार भेड़ों के किरदारों की एक बेहद मनमोहक श्रृंखला से भरपूर है। एवी क्लब के टिम ग्रियर्सन ने कहा कि बाल्डा हमें कुछ समय के लिए एक ही रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन अंतिम खुलासा फिल्म में शुरू से बुनी गई चतुराई और सावधानी का संकेत देता है। आईजीएन के जिम वेजवोडा ने कहा कि फिल्म दुख और मृत्यु के बारे में एक बहुत ही प्यारी और अक्सर काफी मार्मिक पारिवारिक कॉमेडी है, जिसमें कुछ मानवीय किरदारों का व्यापक हास्य फिल्म का सबसे कमजोर पहलू है। मैशेबल की क्रिस्टी पुचको ने इसे अपनी बेतुकी महत्वाकांक्षा के लिए एक बड़ा प्रयास कहा। द इंडिपेंडेंट की क्लारिस लॉग्रे ने कहा कि मेलोड्रामा कॉमेडी को सफल बनाने में मदद करता है और इसमें कुछ वास्तविक आकर्षण पाया जा सकता है। ग्लोब एंड मेल की अपारिता भंडारी ने कहा कि कलाकारों की टोली वास्तव में सराहनीय कलाकारों की टोली है और वे शानदार प्रदर्शन करते हैं। एम्पायर के हैरी स्टेनर ने कहा कि फिल्म में दया की भरमार है, जिसे इस मनमोहक एनिमेटेड झुंड को जीवंत करने वाले आवाज कलाकारों, विशेष रूप से जूलिया लुइस ड्रेफस की लिली, क्रिस ओडाउड के भावपूर्ण मोपल और बेला रैमसे के ऊर्जावान सवाल पूछने वाले मेमने के अभिनय से काफी बल मिला। वैरायटी के गाय लॉज ने कहा कि फिल्म तब आनंददायक होती है जब भेड़ें मुख्य भूमिका निभाती हैं और माजिन की पटकथा तब सबसे कमजोर हो जाती है जब कहानी गांव की ओर मुड़ती है। डिजिटल स्पाई की जो बेरी कहती हैं, होंग चाओ और एमा थॉम्सन का बहुत कम उपयोग किया गया है और थॉम्सन के शानदार ढंग से दिए गए व्यंग्य केवल इस तथ्य को उजागर करते हैं कि जब वो आसपास नहीं होती हैं तो फिल्म केवल हल्की फुल्की मनोरंजक होती है, न कि बेहद मजेदार। नेक्स्ट बेस्ट पिक्चर के मैट नेग्लिया कहते हैं कि पूरी फिल्म में एक अद्भुत उछाल भरी लय है, इसकी गति, संगीत और सिनेमैटोग्राफी में हल्कापन है, फिर भी ये कभी भी अत्यधिक तुच्छ नहीं है। लेकिन निकोलस ब्रॉन अनाड़ी स्थानीय पुलिसकर्मी के रूप में गलत कास्टिंग लगते हैं और अंग्रेजी लहजे में पूरी तरह से सहज नहीं हो पाते हैं, जो पूरे समय स्पष्ट रूप से असहज रहता है और मॉली गॉर्डन के साथ उनके दृश्यों में केमिस्ट्री की लगभग पूरी कमी है। डेडलाइन के पीट हेमंड कहते हैं, कलाकारों से सजी आवाज वाली कास्ट हर मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन करती है, खासकर माजिन की हास्यपूर्ण और समझदारी भरी पटकथा के संवादों के साथ। टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन कहते हैं कि ये फिल्म बेब फिल्मों की स्पष्ट रूप से ऋणी है,
क्योंकि ये एक बेहद अनोखा देखने का अनुभव है, पूरी तरह से सुखद, हल्का फुल्का, हास्यपूर्ण और आसानी से समझ में आने वाला। द रैप के विलियम बिबियानिया कहते हैं कि ये एक उल्लेखनीय पारिवारिक फिल्म है जो एक स्थायी छाप छोड़ेगी। द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ कहते हैं, हत्या, दुख और सदमे में डूब नहीं जाती। रेड कारपेट क्रैश के एडम कोटलिफ कहते हैं कि फिल्म में शोक, स्मृति और प्रियजनों को खोने की पूरी प्रक्रिया का अन्वेषण अविश्वसनीय सावधानी से किया गया है, साथ ही मृत्यु के तथ्य से भी मुंह नहीं मोड़ा गया है। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के जी एलन जॉनसन कहते हैं कि फिल्म मर्डर शी रोट के एक एपिसोड की तरह लगती है, अगर जेसिका फ्लेचर एंजेला लैंसबरी के बजाय एक भेड़ होती। वर्ल्ड न्यूज़ ग्रुप के जोसेफ होम्स ने कहा कि ये फिल्म कुछ समय में देखी गई सबसे मनोरंजक पारिवारिक फिल्मों में से एक है। मूवी वेब के मार्क कीजर कहते हैं कि माजिन की पटकथा सरल पारंपरिक रेखाओं पर चलती है, लेकिन ये अक्सर दिखने से कहीं अधिक चालाक होती है। जोब्लो के माइकल कॉनवे कहते हैं कि पटकथा दर्शकों को मूर्ख समझे बिना हास्यास्पदता के प्रति प्रतिबद्ध है और माजिन ने उस धागे को खूबसूरती से बुना है। स्क्रीन डेली की निक्की बॉगन कहती हैं कि बाल्डा कॉमेडी दृश्यों को प्रभावी ढंग से मंचित करना जानते हैं और महत्वपूर्ण रूप से चीजों को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और ऊर्जा को उच्च बनाए रखते हैं। द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक शेक ने कहा कि जैकमैन इतने करिश्माई साबित होते हैं कि ये समझना आसान है कि जॉर्ज के अनुयायी उसके हत्यारे को खोजने के लिए खुद को क्यों समर्पित करेंगे। हे युगाइस की लिंडा मैरिक कहती हैं कि ये एक गर्मजोशी भरी सन की फिल्म है जिसमें आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक गहराई है। द ओनली क्रिटिक के नेट एडम्स कहते हैं कि फिल्म इतनी मार्मिक, इतनी विचारोत्तेजक और इतनी संपूर्ण होने का हकदार नहीं है और मैं इसके अस्तित्व के लिए बेहद आभारी हूँ। सिएटल टाइम्स की मोइरा मैकडॉनल्ड इसे भावुक संदेशों वाली एक मनमोहक फिल्म कहती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एलिसा विल्किंसन कहती हैं कि फिल्म के सभी तत्व, हास्य, रहस्य, चंचलता और यहाँ तक कि भावुकता सभी खूबसूरती से संतुलित हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो अपने दर्शकों के प्रत्येक सदस्य के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करती है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। स्लेट के सैम एडम्स कहते हैं कि भेड़ें उस अपराध से कहीं अधिक दिलचस्प हैं जिसे वे सुलझा रही हैं, क्योंकि वे वास्तव में ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि जॉर्ज को किसने मारा, बल्कि ये कि उसकी मृत्यु का क्या अर्थ है। डेट्रॉइट न्यूज़ की केटी वॉल्श कहती हैं कि ये फिल्म जानवरों को रहस्य कथाओं से परिचित कराने का सबसे अच्छा उदाहरण है और इस रूढ़िवादी सोच को दूर करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है कि भेड़ें पशु जगत के सबसे बुद्धिमान प्राणी नहीं हैं। काइल बाल्डा, जन्म 9 मार्च 1971, एक अमेरिकी एनिमेटर और फिल्म निर्देशक हैं जो इल्यूमिनेशन की फिल्मों द लोरैक्स 2012 के सह निर्देशन के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने क्रिस रेनॉल्ट के साथ काम किया था। मिनियंस 2015 और डेस्पिकेबल मी 3 2017 में पियरे कॉफिन के साथ, और मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू 2022 में ब्रैड एब्लेसन और जॉनथन डेल वैल के साथ काम किया था। इससे पहले उन्होंने इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक में एनिमेटर के रूप में काम किया, फिर पिक्सार में चले गए जहां उन्होंने उनकी 3 फिल्मों पर काम किया। प्रारंभिक जीवन। बाल्डा का जन्म टक्सन, एरिजोना में एक माल्टीज माँ के घर हुआ था। उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स में पढ़ाई की और 2 साल बाद नौकरी के प्रस्ताव के लिए पढ़ाई छोड़ दी। आजीविका कैलार्ट्स में अपने समय के दौरान बाल्डा को लुकास आर्ट्स द्वारा ग्राफिक एडवेंचर गेम डे ऑफ द टेंटिकल के लिए एनिमेटेड ओपनिंग क्रेडिट सीक्वेंस बनाने के लिए एक इंटर्न के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ILM में एक एनिमेटर के रूप में की, जहां उन्होंने द मास्क में ग्राफिक्स एनिमेटर, जुमांजी में एनिमेशन सुपरवाइजर और मार्स अटैक्स में कैरेक्टर एनिमेटर के रूप में काम किया। उन्होंने न्यूजीलैंड में वेटा डिजिटल में भी काम किया, जहां उन्होंने 1996 की फिल्म द फ्राइटनर्स के लिए यमराज के किरदार को एनिमेट किया। बाद में बाल्डा ने पिक्सार में काम करना शुरू किया, जहां उन्हें ए बग्स लाइफ में एक अतिरिक्त एनिमेटर, टॉय स्टोरी 2 में निर्देशन एनिमेटर और मॉन्स्टर्स इंक में एनिमेटर के रूप में श्रेय दिया गया। बाद में वे फ्रांसीसी स्टूडियो मैक गफ लिग्ने में शामिल हो गए, जहां उन्होंने पियरे कॉफिन के साथ विज्ञापनों और टीवी शो पर एक एनिमेटर या सह निर्देशक के रूप में काम किया।
इस सहयोग के कारण वे डेस्पिकेबल मी के लेआउट प्रमुख बन गए। बाल्डा ने कई लघु फिल्मों का निर्देशन भी किया है और विभिन्न एनिमेशन स्कूलों में व्याख्यान भी दिए हैं। 2012 में बाल्डा ने क्रिस रेनॉल्ट के साथ द लोरेक्स के सह निर्देशक के रूप में इल्यूमिनेशन में अपने निर्देशन की शुरुआत की। ये फिल्म 2 मार्च 2012 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा घरेलू स्तर पर रिलीज हुई और $70 मिलियन के बजट के साथ $348 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2015 में बाल्डा ने एक और इल्यूमिनेशन एनिमेटेड फिल्म मिनियंस का निर्देशन किया, इस बार पियरे कॉफिन के साथ। ये फिल्म यूनिवर्सल द्वारा 10 जुलाई 2015 को घरेलू स्तर पर रिलीज हुई और इसने $1.1 बिलियन से अधिक की कमाई की। 2017 में बाल्डा ने डेस्पिकेबल मी 3 का सह निर्देशन किया। सह निर्देशक के रूप में अपनी भूमिका में उन्होंने फिल्म में अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक जीवंत रंग पैलेट रखने पर जोर दिया। 7 जून 2024 को ये घोषणा की गई कि बाल्डा लियोनी स्वान की पुस्तक 3 बैग्स फुल के फिल्म रूपांतरण द शीप डिटेक्टिव्स के साथ लाइव एक्शन निर्देशन की शुरुआत करेंगे, जिसका निर्माण अमेज़न MGM स्टूडियो द्वारा किया जाना है। क्रेग मैजिन, जन्म 1961, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। वे HBO की ऐतिहासिक आपदा ड्रामा मिनी सीरीज चेरनोबिल 2019 के निर्माण, लेखन और निर्माण के लिए और HBO की पोस्ट एपोकैलिप्टिक ड्रामा सीरीज द लास्ट ऑफ अस 2023 वर्तमान के सह निर्माण, सह लेखन और कार्यकारी निर्माण के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने नॉटी डॉग स्टूडियो के प्रमुख नील ड्रकमैन के साथ काम किया है। चेरनोबिल के लिए उन्हें उत्कृष्ट लेखन और उत्कृष्ट लिमिटेड सीरीज के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिले। नाटकीय फिल्मों में काम करने से पहले मैजिन मुख्य रूप से कॉमेडी फिल्मों जैसे कि स्कैरी मूवी 3 2003, स्कैरी मूवी 4 2006, सुपर हीरो मूवी 2008, द हैंगओवर पार्ट 2 2011, द हैंगओवर पार्ट 3 और आइडेंटिटी थीफ दोनों 2013 में अपने काम के लिए जाने जाते थे। प्रारंभिक जीवन। क्रेग मैजिन का जन्म 1971 में हुआ था। उनके माता पिता अश्केनाजी यहूदी थे। वे शहर के स्टेटन आइलैंड बरो में पले बढ़े। किशोरावस्था में वे मार्लबोरो टाउनशिप न्यू जर्सी चले गए, जहां उन्होंने पास के फ्रीहोल्ड बरो में फ्रीहोल्ड हाई स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल ने बाद में 2010 में उन्हें अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। उन्होंने 1992 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में मैग्ना कम लाउड डिग्री के साथ स्नातक किया। उनके पहले वर्ष के दौरान उनके रूममेट भविष्य के रिपब्लिकन राजनेता टेड क्रूज थे, जिन्हें उन्होंने बाद में बहुत बड़ा बदमाश बताया। आजीविका मजिन ने अपने मनोरंजन करियर की शुरुआत 1990 के दशक के मध्य में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में की, जहां वे स्टूडियो फिल्मों के लिए लेखन और प्रचार अभियान तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने 1997 में अपने तत्कालीन लेखन साथी ग्रेग एर्ब के साथ मिलकर लिखी गई साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म रॉकेटमैन से पटकथा लेखन में पदार्पण किया। तब से उन्होंने सेंसलेस, स्कैरी मूवी 3, स्कैरी मूवी 4 और आइडेंटिटी थीफ जैसी फिल्में लिखी हैं। उन्होंने 2 फिल्मों का निर्देशन किया है। 2000 की कम बजट वाली सुपर हीरो फिल्म द स्पेशल्स, जिसका उन्होंने निर्माण भी किया था, और 2008 की सुपर हीरो स्पूफ फिल्म सुपर हीरो मूवी, जिसे उन्होंने लिखा भी था। उन्होंने एक सफाई कर्मी के रूप में कैमियो भूमिका भी निभाई थी। 2006 से माजिन ने कई मौकों पर निर्देशक टॉड फिलिप्स के साथ सहयोग किया है। उन्होंने हैंगओवर के दोनों सीक्वल द हैंगओवर पार्ट 2 और द हैंगओवर पार्ट 3 का सहलेखन किया और स्कूल फॉर स्कैंडल्स के कार्यकारी निर्माता रहे। 2004 में उन्हें राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका वेस्ट के निदेशक मंडल के लिए चुना गया था। उन्होंने पुनः चुनाव नहीं लड़ा और उनका कार्यकाल सितंबर 2006 में समाप्त हो गया। साथ ही पूर्व WGA बोर्ड सदस्य टेड इलियट के साथ माजिन ने द आर्टफुल राइटर नामक एक वेबसाइट चलाई, जो कामकाजी पटकथा लेखकों से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित थी। ये 7 साल बाद 2011 में बंद हो गई। 2011 में माजिन और साथी पटकथा लेखक जॉन ऑगस्ट ने स्क्रिप्ट नोट्स शुरू किया, जो पटकथा लेखन की कला और अमेरिकी फिल्म उद्योग पर एक साप्ताहिक पॉडकास्ट है। जनवरी 2023 में माजिन 2017 में HBO और स्काई टेलीविजन ने चेरनोबिल नामक 5 भागों वाली ड्रामा मिनी सीरीज की घोषणा की, जिसे माजिन ने
कुख्यात चेरनोबिल आपदा के बारे में बनाया था। ये सीरीज 2019 में प्रसारित हुई और इसकी शूटिंग लिथुआनिया और यूक्रेन में हुई थी। माजिन ने कहा कि चेरनोबिल से ये सबक नहीं मिलता कि आधुनिक परमाणु ऊर्जा खतरनाक है, बल्कि इससे ये सबक मिलता है कि झूठ बोलना, अहंकार और आलोचना को दबाना खतरनाक है। डिसाइडर के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, अगर मैं एचबीओ के पास जाकर कहूं कि मैं चेरनोबिल का एक और सीजन बनाना चाहता हूं, लेकिन ये किसी और त्रासदी के बारे में होगा, चाहे वो भोपाल हो या फुकुशिमा या कुछ और, तो मुझे लगता है कि वे कम से कम विनम्रता पूर्वक रुचि तो दिखाएंगे। 2019 में ये घोषणा की गई थी कि डिज्नी ने मूल पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पटकथा लेखक टेड इलियट के साथ छठी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म की पटकथा सह लिखने के लिए माजिन को नियुक्त किया है। उसी वर्ष जुलाई में उन्होंने पारिवारिक समस्या के कारण राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका वेस्ट के उपाध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। फरवरी 2020 में उन्हें बॉर्डरलैंड्स वीडियो गेम श्रृंखला के लायंसगेट फिल्म रूपांतरण के लिए पटकथा लेखक के रूप में नामित किया गया था। हालांकि 2023 तक उनका नाम परियोजना से हटा दिया गया था। मार्च 2020 में उन्हें एचबीओ और सोनी पिक्चर्स टीवी के लिए वीडियो गेम द लास्ट ऑफ अस के टेलीविजन सीरीज रूपांतरण के सहलेखक और सह कार्यकारी निर्माता के रूप में घोषित किया गया था, साथ ही गेम के सहनिर्देशक और लेखक नील ड्रकमैन के साथ। द लास्ट ऑफ अस रूपांतरण को नवंबर 2020 में एचबीओ द्वारा हरी झंडी दी गई थी और सीजन 1 जनवरी 2023 में रिलीज हुआ था। जनवरी 2021 में माजिन ने एचबीओ के साथ 3 अतिरिक्त वर्षों के लिए एक समग्र समझौता किया। जुलाई 2024 में माजिन को लियोनी स्वान की 3 बैग्स फुल की पटकथा लिखने के लिए चुना गया था। फिल्म का शीर्षक बदलकर द शीप डिटेक्टिव्स कर दिया गया, जो मई 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। जून 2025 में माजिन को निर्देशक और लेखक सेलिन सॉन्ग के साथ ई स्पोर्ट्स ड्रामा डैमेज के कार्यकारी निर्माता के रूप में चुना गया। अगस्त 2025 में एचबीओ ने माजिन को एक हाई कॉन्सेप्ट मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा ब्लैकआउट रूम के कार्यकारी निर्माता के रूप में चुना। वो जैकलीन लेस्को और सेसिल ओकॉनर के साथ काम करेंगे। दिसंबर 2025 में माजिन को उनकी प्रोडक्शन कंपनी वर्ड गेम्स के साथ नताशा लियोन की निर्देशक के रूप में दूसरी फीचर फिल्म बैम्बो के निर्माण के लिए चुना गया। फरवरी 2026 में माजिन को एचबीओ और हैस्ब्रो एंटरटेनमेंट द्वारा बाल्डुर गेट फ्रेंचाइजी के एक टेलीविजन सीरीज रूपांतरण को बनाने, लिखने, कार्यकारी निर्माता बनने और शो रन करने के लिए चुना गया था, जो वीडियो गेम की निरंतरता होगी और बाल्डुर गेट 3 की घटनाओं के तुरंत बाद की कहानी बताएगी, क्योंकि पात्र तीसरे गेम की घटनाओं के परिणामों से निपट रहे हैं। निजी जीवन। माजिन और उनकी पत्नी मेलिसा के 2 बच्चे हैं, जून और जेसिका। उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन का समर्थन किया। उनकी बांह पर द लास्ट ऑफ अस की एली से संबंधित स्विच ब्लेड का टैटू है। लिंडसे डोरान, जन्म 22 जून 1948, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और स्टूडियो कार्यकारी हैं, जिन्होंने दिस इज स्पाइनल टैप, फेरिस ब्यूलर डे ऑफ, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, स्ट्रेंजर दैन फिक्शन और नैनी मैकफी जैसी फिल्मों पर काम किया है। प्रारंभिक जीवन। डोरान के परिवार के अधिकांश सदस्य हॉलीवुड फिल्म उद्योग में काम कर चुके हैं। उनका जन्म डीए डोरान के घर हुआ था, जो 55 वर्षीय अनुभवी हॉलीवुड कार्यकारी निर्माता थे। उनकी मां मैरियन एवरी ने डीए से शादी करने से पहले प्रेस्टन स्टर्गेस के लिए स्क्रिप्ट टाइपराइटर के रूप में फिल्म जगत में अपना करियर शुरू किया और बाद में कोलंबिया पिक्चर्स में नाटक विभाग की प्रमुख बनी। डोरान का एक भाई डैनियल भी है, जो एक प्रचारक है और जिसके काम में 1968 की फिल्म 2001 अ स्पेस ओडिसी शामिल है। उन्होंने याद करते हुए कहा, मेरे चारों ओर थी और मैंने ऐसे लोगों को देखा जो इसे पसंद करते थे और जिन्हें फिल्म व्यवसाय में सफल होने के लिए अपनी पहचान से समझौता नहीं करना पड़ता था। डीए अपनी बेटी को पटकथाएं और लघु कथाएं दिया करते थे और उनसे पूछते थे कि क्या उन्हें अच्छी फिल्मों में रूपांतरित किया जा सकता है। 1967 में डोरान ने न्यूयॉर्क शहर के एक महिला लिबरल आर्ट्स कॉलेज, बर्नार्ड कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने पहले वर्ष के बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में दाखिला ले लिया। 3 सेमेस्टर के बाद डोरान ने
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैंता क्रूज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने नृत्य, कला इतिहास, संगीत और वास्तुकला के पाठ्यक्रम लिए। स्नातक होने के बाद वो 1971 में लंदन चली गईं। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया, मुझे लगा कि मैं वहां हमेशा के लिए रहना चाहती हूं, लेकिन मुझे वीज़ा नहीं मिला। मैंने फिल्म विश्वकोशों के लिए कुछ लेखन कार्य किया। अर्ल्स कोर्ट में मेरे पास बिना हीटिंग वाला एक फ्लैट था और बहुत खाली समय था, इसलिए मैंने इसका अधिकांश समय ब्रॉम्पटन रोड पुस्तकालय में बिताया। मैं एक लेखक चुनती और उसकी सारी रचनाएं पढ़ती। लंदन में ही उन्हें जेन ऑस्टेन और उनकी रचनाओं, विशेष रूप से ऑस्टेन के पहले प्रकाशित उपन्यास सेंस एंड सेंसिबिलिटी से प्रेम हो गया। फिल्म उद्योग में करियर लंदन से लौटने पर डोरान पेंसिल्वेनिया के स्टेट कॉलेज में बस गईं, जहां उन्होंने 7 साल तक सार्वजनिक टेलीविजन के साथ काम किया, पहले एक सचिव के रूप में और बाद में एक निर्माता और लेखिका के रूप में। लॉस एंजलिस लौटने से पहले उनकी मुलाकात अपने पति, वास्तु डिजाइनर रॉडनी कैमेरेर से हुई। हालांकि उनकी पहले शहर में रहने या फिल्म व्यवसाय में काम करने की इच्छा नहीं थी। एक नई जगह पर नए सिरे से शुरुआत करने के कारण डोरान ने पाया कि सार्वजनिक टेलीविजन के लिए लेखन में उनके कौशल पूरी तरह से बेकार थे, जिससे उन्हें फिर से सचिव के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड में काम किया, जहां उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और जल्द ही हॉलीवुड स्टूडियो एवेको एम्बेसी पिक्चर्स में एक और नौकरी प्राप्त की, जहां उन्होंने धीरे धीरे तरक्की की। लगभग 30 वर्ष की आयु में डोरान एम्बेसी में एक कार्यकारी अधिकारी बन गई। वहां उन्होंने रॉब रेनर द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्मों पर काम किया, जिनमें दिस इज स्पाइनल टैप और द श्योर थिंग शामिल हैं। 1985 में वो लॉस एंजलिस में पैरामाउंट पिक्चर्स के प्रोडक्शन की उपाध्यक्ष बनी। पैरामाउंट में स्टूडियो कार्यकारी के रूप में उनके शुरुआती काम में उन्होंने एक साथ 5 फिल्मों की देखरेख की। उन्होंने कहा कि ये दिन में 12 घंटे का काम था। पटकथा में पंक्ति दर पंक्ति शामिल होना मुश्किल था, फिर भी मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे यही करना पसंद है। वहां उन्होंने घोस्ट, प्लेन्स, ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स, द नेकेड गन, प्रिटी इन पिंक और फेरिस ब्यूलर डे ऑफ सहित अन्य फिल्मों के विकास की देखरेख की। उन्होंने 1991 की फिल्म डेड अगेन की पटकथा विकसित की, जिससे अभिनेत्री एमा थॉम्पसन के साथ एक पेशेवर संबंध शुरू हुआ, जो 5 से अधिक फिल्मों और 20 वर्षों तक चला। 1989 में डोरान मिराज एंटरप्राइजेज में निर्माता बनी, जो निर्देशक निर्माता सिडनी पोलैक द्वारा सहस्थापित एक स्टूडियो था। उन्होंने पाया कि स्टूडियो कार्यकारी होने के विपरीत निर्माता की भूमिका में उन्हें दूसरों से निर्देश प्राप्त करने के बजाय हर चीज की पहल करनी पड़ती थी। उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन अंततः मुझे यही पसंद है क्योंकि मैं पटकथा पर बारीकी से काम कर सकती हूँ और यदि आवश्यक हो तो संपादन कक्ष में भी रह सकती हूँ। आप इसके हर पहलू की निगरानी कर सकते हैं। अपनी नई भूमिका में उनके पहले कार्यों में से एक कंपनी की एक बैठक में भाग लेना था, ताकि नई परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया जा सके। डोरान ने स्टूडियो को अपनी पसंदीदा पुस्तक सेंस एंड सेंसिबिलिटी का सुझाव दिया। फिल्म डेड अगेन की शूटिंग पूरी होने के बाद उन्होंने थॉम्पसन को इसे फिल्म के रूप में रूपांतरित करने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर लिया। डोरान ने समझाया, मैं 10 साल से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो इसे रूपांतरित कर सके। आमतौर पर रोमांटिक लोग ऑस्टेन के व्यंग्य को समझने के लिए बहुत आशावादी और स्वप्निल होते हैं, और व्यंग्यकार रोमांस में विश्वास करने के लिए बहुत निंदक होते हैं। अभिनेत्री ने पहले कभी पटकथा नहीं लिखी थी। इसके बावजूद थॉम्पसन डोरान के अच्छे पटकथा लेखक के मानदंडों पर खरी उतरी। परिणाम स्वरूप बनी फिल्म सेंस एंड सेंसिबिलिटी ने थॉम्पसन को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार दिलाया, जिससे वो लेखन और अभिनय दोनों के लिए ऑस्कर जीतने वाली एकमात्र व्यक्ति बन गईं। थॉम्पसन ने 1993 में हावर्ड्स एंड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। निर्माण के साथ साथ डोरान ने फिल्म में एक नौकरानी के रूप में एक छोटी सी भूमिका भी निभाई। 1996 में डोरान ने बदलाव की आवश्यकता का हवाला देते हुए पोलैक के साथ अपनी साझेदारी समाप्त कर दी और जल्द ही छोटे स्टूडियो यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के नए अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में जॉन कैली की जगह नियुक्त हो गईं। वहां थॉम्पसन ने नर्स मैटिल्डा की कहानियों को फिल्म में रूपांतरित करने का प्रस्ताव उनके सामने रखा, जिसमें थॉम्पसन मुख्य भूमिका में थीं।
उन्होंने और डोरान ने लगभग 7 वर्षों तक इस रूपांतरण पर काम किया और 2 साल बाद 2005 में नैनी मैकफी को रिलीज किया। डोरान ने बताया कि यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के मालिक एमजीएम फिल्म बनाना नहीं चाहते थे और इस पर विश्वास नहीं करते थे। बहुत से लोग इसे करना चाहते थे और वर्किंग टाइटल हमारे पास आया और एम्मा और निर्देशक के रूप में जुड़े किर्क जोन्स के साथ काम करने में रुचि दिखाई। इसलिए वे यूनिवर्सल के माध्यम से पैसा लगाने को तैयार थे। इसलिए हमने इस तरह फिल्म बनाई। उन्होंने 2010 में इसकी अगली कड़ी नैनी मैकफी और द बिग बैंग रिलीज की। डोरान द्वारा निर्देशित अन्य फिल्मों में टुमारो नेवर डाइज, द वर्ल्ड इज नॉट इनफ, रोनिन और द थॉमस क्राउन अफेयर शामिल हैं। डेम एम्मा थॉम्सन, जन्म 15 अप्रैल 1949, एक ब्रिटिश अभिनेत्री और पटकथा लेखिका हैं। उनका कार्य 4 दशकों से अधिक समय तक स्क्रीन और स्टेज पर फैला हुआ है और उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार, 3 बाफ्टा पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2018 में उन्हें नाटक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा डेम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अभिनेता एरिक थॉम्सन और फिलिडा लॉ की बेटी थॉम्सन ने कैम्ब्रिज के न्यूनहम कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जहां वे फुटलाइट्स मंडली की सदस्य बनी और कॉमेडी स्केच श्रृंखला अल्फ्रेस्को 1983-1984 में दिखाई दी। 1985 में उन्होंने संगीतमय नाटक मी एंड माई गर्ल के वेस्ट एंड पुनरुद्धार में अभिनय किया, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1987 में उन्हें बीबीसी की 2 श्रृंखलाओं टुट्टी फ्रूटी और फॉर्च्यून्स ऑफ वॉर में अपने अभिनय के लिए प्रसिद्धि मिली और दोनों श्रृंखलाओं में अपने काम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बाफ्टा टीवी पुरस्कार मिला। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में उन्होंने अपने तत्कालीन पति, अभिनेता और निर्देशक केनेथ ब्रैंक के साथ हेनरी वी 1989, डेड अगेन 1991 और मच एडो अबाउट नथिंग 1993 जैसी फिल्मों में अक्सर काम किया। मर्चेंट आइवरी की पीरियड ड्रामा फिल्म हावर्ड्स एंड 1992 में अपने अभिनय के लिए थॉम्सन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बाफ्टा पुरस्कार और अकादमी पुरस्कार जीता। 1993 में उन्हें 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, क्रमशः द रिमेन्स ऑफ द डे में एक भव्य घर की गृहिणी और इन द नेम ऑफ द फादर में एक वकील की भूमिकाओं के लिए, और ऐसा करने वाले कुछ ही अभिनेताओं में से एक बन गईं। थॉम्सन ने सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1995 की पटकथा लिखी और उसमें अभिनय भी किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा का अकादमी पुरस्कार जीता, जिससे वो अभिनय और लेखन दोनों के लिए ऑस्कर जीतने वाली इतिहास की एकमात्र व्यक्ति बन गईं और एक बार फिर बाफ्टा पुरस्कार जीता। प्राइमरी कलर्स 1998, लव एक्चुअली 2003, सेविंग मिस्टर बैंक्स 2013, लेट नाइट 2019 और गुड लक टू यू लियो ग्रांडे 2022 में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें और भी सराहना मिली। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्म कृतियों में हैरी पॉटर गाथा 2004-2011, नैनी मैकफी 2005 जिसे उन्होंने लिखा भी, स्ट्रेंजर दैन फिक्शन 2006, एन एजुकेशन 2009, मेन इन ब्लैक 3 2012 और इसका स्पिन ऑफ मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल 2019, ब्रेव 2012, ब्यूटी एंड द बीस्ट 2017, क्रूएला 2021 और मटिल्डा द म्यूजिकल 2022 शामिल हैं। टेलीविजन में उनकी कृतियों में विट 2001, एंजल्स इन अमेरिका 2003, द सॉन्ग ऑफ लंच 2010, किंग लियर 2018 और ईयर्स एंड ईयर्स 2019 शामिल हैं। उन्होंने 2014 में स्टीफन सॉन्डहाइम के स्वेनी टॉड द डेमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट के लिंकन सेंटर प्रोडक्शन में मिसेस लवेट की भूमिका निभाई थी। बीट्रिक्स पॉटर के प्रकाशकों द्वारा अधिकृत थॉम्सन ने पीटर रैबिट की 3 बच्चों की किताबें भी लिखी हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। थॉम्सन का जन्म 15 अप्रैल 1959 को हैमरस्मिथ, लंदन में हुआ था। उनकी मां स्कॉटिश अभिनेत्री फिलिडा लॉ हैं, जबकि उनके अंग्रेज पिता एरिक थॉम्सन एक अभिनेता थे जो लोकप्रिय बच्चों के टेलीविजन श्रृंखला द मैजिक राउंडअबाउट के लेखक के रूप में जाने जाते थे।
उनके गॉडफादर निर्देशक और लेखक रोनाल्ड आयर थे। उनकी एक छोटी बहन सोफी है जो भी एक अभिनेत्री हैं। परिवार लंदन के वेस्ट हैम्पस्टेड जिले में रहता था और थॉमसन ने कैम्पडन स्कूल फॉर गर्ल्स में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने बचपन का अधिकांश समय स्कॉटलैंड में बिताया और अक्सर अर्जेंटीनी जाती थीं, जहां उनके दादा दादी और चाचा रहते थे। एडीसी थिएटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जहां थॉमसन ने फुटलाइट्स के साथ प्रदर्शन करना शुरू किया था। अपनी युवावस्था में थॉमसन भाषा और साहित्य से बेहद आकर्षित थीं। ये गुण वो अपने पिता से प्राप्त मानती हैं, जो शब्दों के प्रति उनके समान ही प्रेम रखते थे। अंग्रेजी, फ्रेंच और लैटिन में ए लेवल सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज के न्यूनहम कॉलेज में अंग्रेजी में डिग्री के लिए अध्ययन शुरू किया और 1977 में वहां पहुंची। थॉमसन का मानना है कि उनका अभिनेत्री बनना अपरिहार्य था। उन्होंने कहा कि वो रचनात्मक लोगों से घिरी हुई थीं और मुझे नहीं लगता कि ये कभी किसी और दिशा में जा सकता था। वहां रहते हुए उनके जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षण आया जिसने उन्हें नारीवाद की ओर मोड़ दिया और उन्हें अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 2007 के एक साक्षात्कार में बताया कि कैसे उन्होंने द मैड वुमेन इन द एटिक नामक पुस्तक की खोज की, जो विक्टोरियन महिला लेखिकाओं और उनके द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अपनाए गए वेशों के बारे में है। इसने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया। वो खुद को पंक रॉकर कहती थी, छोटे लाल बालों और एक मोटर बाइक के साथ, और लिली टॉमलिन जैसी कॉमेडियन बनने की ख्वाहिश रखती थी। कैम्ब्रिज में थॉमसन को विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित स्केच कॉमेडी ट्रूप कैम्ब्रिज फुटलाइट्स में उसके अध्यक्ष मार्टिन बर्गमैन द्वारा आमंत्रित किया गया था। इस ट्रूप में उनके साथी अभिनेता स्टीफन फ्राई और ह्यूग लॉरी भी थे और उनका ह्यूग लॉरी के साथ रोमांटिक रिश्ता था। फ्राई ने याद किया कि इसमें कोई संदेह नहीं था कि एमा बहुत आगे जाएगी। हम उसे एमा टैलेंटेड कहकर पुकारते थे। 1980 में थॉमसन ने फुटलाइट्स के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और ट्रूप के पहले पूरी तरह से महिला रिव्यू वुमेन्स आवर का सह निर्देशन किया। अगले वर्ष उन्होंने और उनकी फुटलाइट्स टीम ने अपने स्केच शो द सेलर टेप्स के लिए एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज में पेरियर पुरस्कार जीता। उन्होंने उच्च द्वितीय श्रेणी सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 80 के दशक की शुरुआत में थॉमसन ने इकोले फिलिप गॉलियर में फिलिप गॉलियर के अधीन मस्खरापन का अध्ययन किया। थॉमसन के पिता का 1982 में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कहा है कि इससे उनका परिवार बिखर गया और मैं आपको बता भी नहीं सकती कि उनके न होने का मुझे कितना अफसोस है। उन्होंने आगे कहा, साथ ही ये भी संभव है कि अगर वे जीवित होते तो शायद मुझे वो करने की हिम्मत या अवसर कभी नहीं मिलता जो मैंने किया है। मुझे एक निश्चित रूप से विरासत में मिली जगह और शक्ति का एहसास है। आजीविका, प्रारंभिक कार्य और महत्वपूर्ण सफलता। 1980-1989 कैम्ब्रिज में थॉमसन की पढ़ाई के दौरान उन्होंने बीबीसी रेडियो 4 की एक कॉमेडी श्रृंखला इंजरी टाइम में अभिनय किया, जिसे 1980 से 1982 तक रिकॉर्ड और प्रसारित किया गया था। थॉमसन को 1982 में अपनी पहली पेशेवर भूमिका मिली जब उन्होंने नॉट द 9 o'clock न्यूज़ के एक स्टेज संस्करण में दौरा किया। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन की ओर रुख किया, जहां उनके शुरुआती काम का अधिकांश हिस्सा उनके फुटलाइट्स के सह कलाकारों ह्यूग लॉरी और स्टीफन फ्राई के साथ आया। क्षेत्रीय आईटीवी कॉमेडी श्रृंखला देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट 1982 उनकी पहली प्रस्तुति थी, जिसके बाद बीबीसी का एक बार का शो द क्रिस्टल क्यूब 1983 आया। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट बाद में नेटवर्क स्केच शो एल फ्रेस्को 1983-84 के रूप में वापस आया, जो थॉमसन, फ्राई, लॉरी, बेन एल्टन और रॉबी कोल्ट्रेन के साथ 2 श्रृंखलाओं तक चला। बाद में उन्होंने प्रशंसित बीबीसी रेडियो 4 श्रृंखला सैटरडे नाइट फ्राई 1988 में फ्राई और लॉरी के साथ फिर से सहयोग किया। थॉमसन के पहले पति केनेथ ब्रांग, जिनकी तस्वीर 2011 में ली गई थी, ने उनके करियर के शुरुआती दौर में उनके साथ सहयोग किया था। 1985 में थॉमसन को रॉबर्ट लिंडसे के साथ संगीतमय नाटक मी एंड माई गर्ल के वेस्ट एंड पुनरुद्धार में कास्ट किया गया। इसने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया, क्योंकि इस प्रस्तुति को शानदार समीक्षाएं मिली। उन्होंने 15 महीनों तक सैली स्मिथ की भूमिका निभाई, जिससे वो थक गईं। बाद में उन्होंने टिप्पणी की,
मुझे लगा कि अगर मैंने वो लैम्बेथ वॉक एक बार और किया तो मैं उल्टी कर दूंगी। 1985 के अंत में उन्होंने चैनल 4 के लिए अपने एक विशेष कार्यक्रम एम्मा थॉम्सन अप फॉर ग्रैब्स को लिखा और उसमें अभिनय किया। थॉम्सन ने 1987 में एक और बड़ी सफलता हासिल की जब उन्होंने 2 टेलीविजन मिनी सीरीज में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। फॉर्च्यून्स ऑफ वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक ड्रामा जिसमें केनेथ ब्रैंक सह कलाकार थे, और टुट्टी फ्रूटी, एक स्कॉटिश रॉक बैंड पर आधारित एक डार्क कॉमेडी जिसमें रॉबी कोल्ट्रेन थे। इन प्रदर्शनों के लिए थॉम्सन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ब्रिटिश अकेडमी टेलीविजन पुरस्कार जीता। अगले वर्ष उन्होंने बीबीसी के लिए अपनी खुद की स्केच कॉमेडी श्रृंखला थॉम्सन लिखी और उसमें अभिनय किया, लेकिन इसे खराब प्रतिक्रिया मिली। 1989 में उन्होंने और ब्रैंग, जिनके साथ उनका एक रोमांटिक रिश्ता बन गया था, ने जूडी डेंच द्वारा निर्देशित और ब्रैंग की रेनेसां थिएटर कंपनी द्वारा निर्मित लुक बैक इन एंगर के एक मंच पुनरुद्धार में अभिनय किया। उसी वर्ष बाद में इस जोड़ी ने नाटक के एक टेलीविजन संस्करण में अभिनय किया। थॉम्सन की पहली सिनेमाई उपस्थिति रोमांटिक कॉमेडी फिल्म द टॉल गाय 1989 में हुई, जो पटकथा लेखक रिचर्ड कर्टिस की पहली फीचर फिल्म थी। इसमें जेफ गोल्डब्लम ने एक वेस्ट एंड अभिनेता की भूमिका निभाई थी और थॉम्सन ने उस नर्स की भूमिका निभाई थी जिससे उन्हें प्यार हो जाता है। फिल्म को व्यापक रूप से नहीं देखा गया, लेकिन थॉम्सन के अभिनय की द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रशंसा की गई, जहां कैरिन जेम्स ने उन्हें एक असाधारण रूप से बहुमुखी हास्य अभिनेत्री कहा। इसके बाद उन्होंने शेक्सपियर की ओर रुख किया और ब्रांग के हेनरी वी 1989 के स्क्रीन रूपांतरण में राजकुमारी कैथरीन के रूप में दिखाई दी। फिल्म को आलोचकों से बहुत सराहना मिली। हार्वर्ड्स एंड और विश्वव्यापी मान्यता 1990-1993। अमेरिकी लेखक और आलोचक जेम्स मोनाको के अनुसार थॉम्सन और ब्रांग ने 1990 के दशक में ब्रिटिश सिनेमाई क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने नए दशक में शेक्सपियर के साथ प्रयोग करना जारी रखा और ब्रांग के साथ उनके मंच प्रस्तुतियों अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम और किंग लियर में अभिनय किया। बाद वाले नाटक की समीक्षा करते हुए शिकागो ट्रिब्यून ने लंगड़ाते झुके हुए कुबड़े मूर्ख के उनके असाधारण प्रदर्शन की प्रशंसा की। थॉम्सन 1991 में सिनेमा में लौटी और जूडी डेविस और ह्यू ग्रांट के साथ इम्प्रॉम्प्टू में एक तुच्छ अभिजात वर्ग की भूमिका निभाई। उन्हें इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। 1991 में उनकी दूसरी रिलीज लॉस एंजलिस स्थित नॉयर फिल्म डेड अगेन थी, जिसमें ब्रांग ने निर्देशन भी किया था। उन्होंने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो अपनी पहचान भूल चुकी है। 1992 की शुरुआत में थॉम्सन ने चीयर्स के एक एपिसोड में फ्रेजियर क्रेन की पहली पत्नी के रूप में अतिथि भूमिका निभाई थी। एंथनी हॉपकिंस 1992 में चित्रित ने थॉम्सन के साथ हॉवर्ड्स एंड 1992 और द रिमेन्स ऑफ द डे 1993 में अभिनय किया था। थॉम्सन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें मर्चेंट आइवरी की पीरियड ड्रामा फिल्म हॉवर्ड्स एंड 1992 में एंथनी हॉपकिंस और वेनेसा रेडग्रेव के साथ कास्ट किया गया, जो E.M. फोर्स्टर के उपन्यास पर आधारित थी। फिल्म में एडवर्डियन ब्रिटेन की सामाजिक वर्ग व्यवस्था का विश्लेषण किया गया था, जिसमें थॉम्सन ने एक आदर्शवादी, बुद्धिमान और प्रगतिशील महिला की भूमिका निभाई थी, जो एक विशेषाधिकार प्राप्त और बेहद रूढ़िवादी परिवार के संपर्क में आती है। उन्होंने निर्देशक जेम्स आइवरी को पत्र लिखकर इस भूमिका के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किया, जिन्होंने ऑडिशन के लिए सहमति दी और फिर उन्हें ये भूमिका दे दी। आलोचक विंसेंट कैनबी के अनुसार इस फिल्म ने थॉम्सन को ब्रांग से अलग होकर अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका दिया। फिल्म रिलीज होने पर रॉजर एबर्ट ने लिखा कि वह मुख्य भूमिका में शानदार थीं, शांत, व्यंग्यात्मक, ऑब्जर्वेंट और दृढ़ निश्चयी। हॉवर्ड्स एंड की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। ये एक सरप्राइज हिट साबित हुई और इसे 9 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। इसकी 3 जीतों में थॉम्सन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी शामिल था, जिन्हें उनके प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार भी मिला था। इस भूमिका पर विचार करते हुए द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि अभिनेत्री लगभग रातों रात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल हो गईं। अपनी अगली 2 फिल्मों के लिए थॉम्सन ने ब्रांग के साथ काम करना फिर से शुरू किया। पीटर फ्रेंड्स 1992 में इस जोड़ी ने स्टीफन फ्राई,
ह्यूग लॉरी, इमेल्डा स्टांटन और टोनी स्लेटरी के साथ कैम्ब्रिज के पूर्व छात्रों के एक समूह की भूमिका निभाई, जो स्नातक होने के 10 साल बाद फिर से मिलते हैं। इस कॉमेडी फिल्म की काफ़ी सराहना हुई और द वॉशिंगटन पोस्ट के डेसन होवे ने लिखा कि थॉम्पसन इसकी मुख्य आकर्षण थीं। एक आयामी चरित्र होने के बावजूद वो गरिमा और हास्य त्रासदी की एक कुशल समझ का प्रदर्शन करती हैं। इसके बाद उन्होंने ब्रानग के मच एडो अबाउट नथिंग 1993 के स्क्रीन संस्करण में काम किया। इस जोड़ी ने बीट्रिस और बेनेडिक्ट की भूमिका निभाई, जिसमें डेंजेल वॉशिंगटन, कीनू रीव्स और माइकल कीटन जैसे कलाकार भी शामिल थे। थॉम्पसन को ब्रानग के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और जिस सहजता से उन्होंने भूमिका निभाई, उसके लिए व्यापक रूप से सराहा गया, जो थॉम्पसन के लिए एक और महत्वपूर्ण सफलता थी। उनके प्रदर्शन ने इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला मुख्य भूमिका के लिए नामांकन अर्जित किया। थॉम्पसन ने मर्चेंट आइवरी और एंथनी हॉपकिंस के साथ मिलकर द रिमेन्स ऑफ द डे 1993 फिल्म बनाई, जिसे एक क्लासिक और प्रोडक्शन टीम की सबसे बेहतरीन फिल्म बताया गया है। काजुओ इशिगुरो के उपन्यास पर आधारित, जो अंतर्युद्ध काल के ब्रिटेन में एक हाउसकीपर और बटलर की कहानी है, ये फिल्म अकेलेपन और दमन के अध्ययन के लिए प्रशंसित है। हालांकि थॉम्पसन विशेष रूप से दास्ता से लोगों पर पड़ने वाली विकृति को देखने में रुचि रखती थीं, क्योंकि उनकी दादी ने एक नौकरानी के रूप में काम किया था और कई बलिदान दिए थे। उन्होंने इस फिल्म को अपने करियर के सबसे महान अनुभवों में से एक बताया है, इसे दबी हुई भावनाओं की उत्कृष्ट कृति मानते हुए। द रिमेन्स ऑफ द डे समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 8 ऑस्कर नामांकन और थॉम्पसन के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामांकन प्राप्त हुआ। 66वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के साथ साथ थॉम्पसन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में भी नामांकित किया गया था, जिससे वो एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली इतिहास की 8वीं कलाकार बन गईं। ये नामांकन उन्हें इन द नेम ऑफ द फादर 1993 में वकील गैरेथ पियर्स की भूमिका के लिए मिला, जो गिल्डफोर्ड 4 पर आधारित एक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें डैनियल डे-लुइस ने अभिनय किया था। ये फिल्म उस वर्ष उनकी दूसरी हिट फिल्म थी, जिसने $65 मिलियन की कमाई की और समीक्षकों से प्रशंसा प्राप्त की, और इसे द रिमेन्स ऑफ द डे के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। सेंस एंड सेंसिबिलिटी में अभिनय करने वाली और एक स्थापित अभिनेत्री 1994-1999। 94 में थॉम्पसन ने जूनियर फिल्म में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और डैनी डेविटो के साथ एक मजाकिया डॉक्टर की भूमिका निभाकर हॉलीवुड में पदार्पण किया। हालांकि पुरुष गर्भावस्था की कहानी को अधिकांश आलोचकों ने पसंद नहीं किया और ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने मुख्य तिकड़ी की प्रशंसा की। वो कैरिंगटन में मुख्य भूमिका के लिए स्वतंत्र सिनेमा में लौटीं, जिसमें कलाकार डोरा कैरिंगटन और लेखक लिटन स्ट्रेची जोनाथन प्राइस द्वारा अभिनीत के बीच प्लेटोनिक संबंध का अध्ययन किया गया था। रॉजर एबर्ट ने टिप्पणी की कि थॉम्पसन ने अप्रतिदेय प्रेम में विशेषज्ञता विकसित कर ली है, और टीवी गाइड फिल्म एंड वीडियो कंपेनियन ने टिप्पणी की कि उनके न्यूरास्थेनिक हाव भाव, जो आमतौर पर हमें पागल कर देते हैं, यहाँ उपयुक्त हैं। होलबेटन में स्थित एफोर्ड हाउस, जिसे फिल्म सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1995 में बार्टन कॉटेज के रूप में दिखाया गया था, थॉम्पसन की एकेडमी स्तर पर सफलता सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1995 के साथ जारी रही, जिसे आमतौर पर 1990 के दशक में जेन ऑस्टेन के उपन्यासों पर बनी कई फिल्मों में सबसे लोकप्रिय और प्रामाणिक माना जाता है। ऑस्टेन के काम की आजीवन प्रशंसक थॉम्पसन को उनकी थॉम्पसन श्रृंखला के ऐतिहासिक रेखाचित्रों पर आधारित फिल्म लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने पटकथा विकसित करने में 5 साल बिताए और 35 वर्ष की आयु में साहित्यिक चरित्र से 16 वर्ष बड़ी होने के बावजूद बहन एलिनोर डैशवुड की भूमिका निभाई। एंग ली द्वारा निर्देशित और केट विंसलेट के साथ सह अभिनीत सेंस एंड सेंसिबिलिटी को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और ये थॉम्पसन के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। शैली फ्रॉम ने टिप्पणी की कि उन्होंने जेन ऑस्टेन की शैली और हास्य के प्रति गहरी आत्मीयता प्रदर्शित की, और साइट एंड साउंड के ग्राहम फुलर ने उन्हें फिल्म का ऑटोर माना। थॉम्पसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए तीसरा नामांकन मिला और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जीता,
जिससे वो अभिनय और पटकथा लेखन दोनों के लिए ऑस्कर जीतने वाली इतिहास की एकमात्र व्यक्ति बन गईं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दूसरा बाफ्टा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता। थॉम्पसन 1996 में स्क्रीन से अनुपस्थित रहीं, लेकिन अगले वर्ष एलन रिकमैन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म द विंटर गेस्ट के साथ वापसी की। अपनी दूसरी हॉलीवुड भूमिका के लिए थॉम्पसन ने माइक निकोल्स की फिल्म प्राइमरी कलर्स 1998 में जॉन ट्रेवोल्टा के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने बिल और हिलेरी क्लिंटन पर आधारित एक दंपत्ति की भूमिका निभाई। थॉम्पसन के किरदार सुसान को एक महत्वाकांक्षी, धैर्यवान पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे अपने पति की बेवफाई से जूझना पड़ता है। फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे नुकसान हुआ। डेली मिरर के केविन ओ सुलिवन के अनुसार अमेरिकी उनके अभिनय और उच्चारण से अचंभित रह गए थे और शीर्ष हॉलीवुड निर्माता उन्हें कास्ट करने में तेजी से रुचि दिखाने लगे। थॉम्पसन ने कई प्रस्तावों को ठुकरा दिया। लॉस एंजलिस में अंगरक्षकों के साथ दीवारों के पीछे रहने की चिंताओं को व्यक्त करते हुए कहा, एलए तब तक प्यारा है जब तक आपको पता है कि आप इसे छोड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस समय तक वो उद्योग से थक चुकी थीं और ऊब चुकी थीं, जिसने उन्हें 1 साल के लिए फिल्म जगत से दूर रहने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। थॉम्पसन ने प्राइमरी कलर्स के बाद असफल थ्रिलर जूडास किस 1998 में रिकमेंड के विपरीत एक एफबीआई एजेंट की भूमिका निभाई। तो दोस्तों ये मूवी हमें 8 मई को देखने को मिलने वाली है, सिनेमाघरों में बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। बाकी मेन बेस जो लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश है। बजट की बात कर ले तो $50 मिलियन इसका बजट है और सिनेमाघरों में ही हमें देखने को मिल चुकी है। बाकी कलेक्शन ठीक ठाक इसका रहा है। और लेंथ की बात कर ले तो मूवी की लेंथ 109 मिनट टोटल हमें देखने को मिली है। बाकी मैंने पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बता ही दी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबा कर साल पर सेट कर दे। बाकी आगे मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।